ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज बेटा स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर 5 है ना। वेयर आर यू ऑल? चलो बेटा, नाउ टुडेज टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस और नो? Every student are watching or not? I think you all are just sleeping. बेटा दिख रहा है सबको? सर दिख रहा है। अर्चना दिख रहा है ना? बस ठीक है। यस सर। आज का टॉपिक है बेटा स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, क्लास 9th में जो मैटर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था सॉलिड, इसमें आपने पढ़ा था लिक्विड एंड आपने पढ़ा था उसमें गैस। ठीक है बेटा, तो अब दो चीजों का ध्यान दो। सॉलिड स्टेट अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है बेटा, लिक्विड हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इन द लेसन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, 11th में आपको मेन पढ़ना है गैस। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में हमें क्या पढ़ना है बेटा? मेन गैस। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। स्टेट ऑफ मैटर में कौन कौन से हमारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? द फोर्सेस acts between two molecules। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बेटा? जब कोई फोर्स एक्ट करता है कहां? बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई फोर्स एक्ट करता है तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, एग्जांपल समझो। जैसे फॉर एग्जांपल है तुम्हारा NaCl। अब NaCl तुम्हारा यहां पर क्या है? NaCl हमारा यहां पर क्या है बेटा? कंपाउंड है। याद रखना, मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया बेटा? कंपाउंड। दिस इज योर कंपाउंड। ठीक है, और ये कैसा कंपाउंड है बेटा? एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि NaCl जो Na होता है और जो Cl होता है बेटा, Na पर प्लस आता है, Cl पर आता है एक नेगेटिव। ठीक है, कैसे आता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, Na का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 10 1 11 2 8 1। ठीक है बेटा, क्लोरीन का कैसे होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17 2 8 7। ठीक है बेटा, 287 और 281। अब यहां पर एक चीज का ध्यान दो, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ऑक्टेन नंबर से, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेन नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेगा? ये जो सोडियम है बेटा, ये अपना एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा? Na के ऊपर आ जाएगा एक प्लस। ठीक है, Na के ऊपर आ जाएगा एक प्लस, और Na का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ हो जाएगा 2 और 8। क्यों? क्योंकि एक इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक इस पर आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि उसको एक मिल गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा? 2 8 8। ठीक है, इसका 2 8 8 हो गया क्योंकि बेटा ये 18 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, इसने जब अपने आप को प्लस किया बेटा तो ये हो गया 2 8 10, और 10 किसका होता है? नियॉन का। नियॉन क्या है? एक इनर्ट गैस है। ठीक है, और वहीं जब इसने क्लोरीन ने अपना 288 किया तो ये किसकी तरफ चला गया? आर्गान की तरफ, क्योंकि आर्गान का कितना होता है? 18। इज दैट क्लियर? तो अब इस तरीके के जब ये बॉन्ड बनते हैं बेटा तो इन बॉन्ड के बीच में क्या लगता है? फोर्स। और इसी फोर्स को, और यही जो दोनों बॉन्ड होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? टाइटली पैक बांध कर रखते हैं। ठीक है, और यही बांध के रखने का जो फोर्स होता है, बॉन्ड को बांधे रखने का जो फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ रहा है सबको? कोई एक बच्चा बताए, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है?
यस सर। ओके गुड। तो यहां तक आया समझ बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बाद बेटा अब हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़ने हैं गैसियस लॉ। गैसियस लॉ में, क्योंकि इसके बाद कुछ फोर्सेस और है लेकिन उन फोर्सेस का काम अभी हमारा लगता नहीं, उस फोर्सेस का काम पढ़ेंगे हम थर्मोडायनामिक्स में जो इसके बाद चैप्टर है। तो अब हम देखते हैं बेटा गैसियस लॉ। इसका आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सो डोंट वरी। मैं अब आप लोगों को गैसियस लॉ बता रहा हूं और एक एक लॉ का डेरिवेशन है, याद रखिएगा बेटा। और विदाउट डेरिवेशन कोई बच्चा एग्जाम में लिखेगा नहीं, मैं 0 कर दूंगा, बता दे रहा हूं। अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत आपसे मुझे चाहिए वापस। अब हमें देखना है बेटा गैसियस लॉ, क्योंकि मैंने बताया हमें सॉलिड पढ़ना नहीं है, क्योंकि सॉलिड हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लास 12 में चैप्टर 1 है। लिक्विड स्टेट पढ़ना नहीं क्योंकि वो सॉल्यूशन चैप्टर में है क्लास 12 में। ठीक है, हमें पढ़ना है गैसियस। गैसियस लॉ में सबसे पहला जो लॉ आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बॉयल्स लॉ। दूसरा हमें देखना है बेटा चार्ल्स लॉ। तीसरा हमें देखना है गे ल्यूसैक लॉ। चौथा हमें देखना है आवागैड्रो लॉ। और पांचवा हमें देखना है कंबाइन गैस इक्वेशन। और इन सभी गैसियस लॉ के साथ जो एक मेन सबसे बड़ा गैस लॉ बनेगा वो बनेगा आपका आइडियल गैस इक्वेशन। वो बनेगा हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ध्यान से देखो बेटा, इन सबके डेरिवेशन है। डेरिवेशन का मतलब जो ये लॉ बना, इस लॉ में जो भी फैक्टोरियल यूज हो रहा है उस फैक्टोरियल का जन्म कहां से हुआ वो हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये लॉ होता है कौन सा? चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ। ठीक है बेटा, कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम घटता है। ठीक है, अब ये जो आपका डेरिवेशन है, ये जो आपका फॉर्मूला है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ये कहां से आया? अब हमें इसे ये देखना है। ठीक है, तो मैं ये पूरा मिटा रहा हूं और मैं हेडिंग डालता हूं बॉयल्स लॉ विद इट्स डेरिवेशन। चलो बेटा देखो अब इसको। अब हम देखते हैं बॉयल्स लॉ बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बॉयल्स लॉ। अब देखो बॉयल्स ने कहा क्या था? व्हेन प्रेशर गेट्स increase the volume gets decrease at constant temperature। अब यहां ध्यान दो बेटा, बॉयल्स ने कहा था कि जब भी हम किसी भी चीज का प्रेशर बढ़ाएंगे, किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, लेकिन एक शर्त लगा दी उन्होंने कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब बेटा ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ बनाते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है बेटा, मान लो हमने एक एक्स वाई प्लॉट का ग्राफ बनाया। ठीक है बेटा, और अब हम इस ग्राफ को कुछ बनाते हैं। अब यहां हो गया आपका वॉल्यूम और ये हो गया आपका प्रेशर, और ग्राफ बना हमारा कुछ इस तरीके से। और ये जो ग्राफ बना है हमारा बेटा, इस ग्राफ को, ये जो लाइन बनी हुई है, इस पर्टिकुलर लाइन को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखना, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के ग्राफ को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, इसको मैंने मिटाया क्योंकि इसका काम नहीं है हमें। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां देखो बेटा, यहां से जब देखो, यहां पर जब अपने पीक पॉइंट पर है, यहां से जब आपका प्रेशर घट रहा है तो नीचे ध्यान दो वॉल्यूम बढ़ रहा है।
प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आना मतलब प्रेशर जब घट रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से जब वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, सिंपल सा, एक कंटेनर लिया हमने, ठीक है बेटा, एक कंटेनर में हमने एक पिस्टन लगाया। पिस्टन का मतलब इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इस समय इसमें जो टेम्परेचर है कैपिटल टी, इसको हमने कर दिया है बेटा कांस्टेंट, याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं प्रेशर, जब हम इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो जो गैस अभी तक यहां थी, जो वॉल्यूम अभी तक यहां था बेटा, वो प्रेशर बढ़ने के बाद ये पिस्टन यहां पहुंच गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घट गया। जैसे जब आप साइकिल में हवा भरते हो तो जब आप पंप को दबाते हो तो प्रेशर जब अप्लाई करते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। फिर प्रेशर छोड़ते हो, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा कब, जब वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब प्रेशर घटेगा, ठीक है। लेकिन क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, अब देखो यहां पर इन्होंने किया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज समझो। प्रेशर कुकर देखा है, प्रेशर कुकर में जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तभी प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए सीटी बजती है, ठीक है बेटा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इन्होंने टेम्परेचर को क्या कर दिया बेटा, कांस्टेंट। तो यहां पर आपका प्रेशर क्या होगा, इस ग्राफ को देखने से प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। वैसे भी मैंने 1/, लिखा है। जहां हम इसको लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, ये तो आपका एक फॉर्मूला है ही, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया बेटा। लेकिन जब इसका डेरिवेशन, सॉरी, जब इसके आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे बेटा तो दूसरा इस्तेमाल करोगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। जब पहला प्रेशर था, जब हमने प्रेशर को बढ़ाया वॉल्यूम बदला, प्रेशर घटाया वॉल्यूम बदला। ध्यान दो, पहले प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गया, दूसरे प्रेशर को घटाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। डेरिवेशन के बाद जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, सवाल जब भी लगाओगे बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का, तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे आपको निकालना हो P2, जैसे तुमको P2 निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, P2 इधर है तो P1 V1 अपॉन V2, यही करोगे। प्रेशर आपको निकालना है, सॉरी V1 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा V2, P1 V2 अपॉन V1, ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, प्रेशर निकाल लोगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। अब इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, सारे बच्चे इसको एक बार नोट कर लो बेटा। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, नोट कर लो बेटा, इसे नोट करो। इसके बाद चार्ल्स लॉ बताता हूं। हो गया? चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, रब कर दूं? चल मी बेटा, मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, बॉयल्स लॉ हो गया। अब देखो एक कोने में मैं लिख देता हूं कि हमने बॉयल्स लॉ में क्या मिला था हमको, ठीक है बेटा। अब देखो इधर, अब देखो एक कोने में मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि जो पहला हमारा रूल था बॉयल्स लॉ, उसमें हमें क्या मिला, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। अब इसको एक कोने में हम रखकर भूल जाते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सारे फॉर्मूलाज को हम आखिरी में इस्तेमाल करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक। अब हमारा जो नंबर 2 है बेटा वो है चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स ने क्या बोला, अब इन महाशय की भी सुन लेते हैं। चार्ल्स ने बोला कि एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो
बॉयल्स ने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, ठीक है। चार्ल्स महोदय ने प्रेशर को ही कांस्टेंट कर दिया, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया बॉयल्स ने, तो इन्होंने चार्ल्स ने उसको कर दिया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, देखो जो डेफिनेशन लिख रहा हूं वो जरूरी है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब उन्होंने सिंपल सी चीज बोली कि अगर हम किसी भी कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, प्रेशर ना घटे ना बढ़े, तो उस कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन कि अगर हम प्रेशर को कर दें कांस्टेंट, कि अगर हम प्रेशर को कर दें कांस्टेंट, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के। मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये फॉर्मूला जब आपका आएगा तो इसका, ये तो आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है, लेकिन इसको जब न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना होगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। याद रखिएगा, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा बेटा, तो हमारा क्या इस्तेमाल होगा, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। इसको इस्तेमाल करेंगे हम कब, जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, जब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। अब अगले महोदय आते हैं हमारे गै-लुसाक। इसको नोट कर लो, पहले बॉयल्स आए, चार्ल्स आए, फिर गै-लुसाक आएंगे, ठीक है, नोट करो इसको। V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ठीक है। मैं जरा पानी पी लूं बेटा। बेटा सूरज, कितने बच्चे टोटल ऑनलाइन है इस समय लाइव क्लास में? अर्चना बताना बेटा जरा। 3 ही बच्चे तो, कितने बच्चे? और हमें 3 लोग तो हैं। मतलब वंदना, अर्चना और सूरज। यस नो सर, हाँ, सत्यम 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 कौन, श्रीवास्तव, तिवारी? तिवारी तो होगा नहीं। श्रीवास्तव। बस बस ठीक है, चलो बेटा। अब हम अगला देखते हैं बेटा, गै-लुसाक लॉ। मिटा दो, चलो मिटा देते हैं। चलो अब अगला है बेटा आपका गै-लुसाक। चलो इनको भी ऊपर लिख लेते हैं कोने में। क्या मिला था हमको, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये मिल गया हमारे, ठीक है। ये अब देखो इसको याद कैसे करना, ये हो गए B, ये हो गए C, बॉयल्स लॉ, ये हो गए चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। अब अगला देखते हैं गै-लुसाक। गै-लुसाक लॉ। अब देखो इन महोदय ने क्या किया, बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो अब बची एक चीज, वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, और इन्होंने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो प्रेशर कुकर का लॉ है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर हम वॉल्यूम को स्थिर कर दें, कांस्टेंट कर दें, ना वो घटे ना बढ़े, तो जो भी प्रेशर अप्लाई करोगे आप किसी भी कंटेनर पे, तो वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल, उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी पहले वो देख लो। इनकी डेफिनेशन थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द pressure is directly proportional to temperature,
जो भी टेम्परेचर होगा वो प्रेशर के कांस्टेंट होगा, सॉरी प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा, तो इन्होंने दिया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, ये तो इन्होंने दिया इक्वेशन, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन महोदय का काम लगना नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए आपका जो डेरिवेशन का फॉर्मूला होगा वो होगा P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, इसको कर दो ब्रैकेट में, वॉल्यूम को कर दो कांस्टेंट। अब इसको लो लिख, क्योंकि अब आने वाले हैं अवोगाड्रो बाबा। ठीक है बेटा, नोट इट, नोट इट डाउन। इसको ऊपर में लिख दे रहा हूं कोने में कि जे ल्यूसैक बाबा ने क्या कहा, क्योंकि अब इसका काम आने वाला है। P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ओह माय गॉड, मेरी रेड पेन का हाथ में ही है, देखो दिमाग खराब हो गया मेरा। हो गया बेटा, डन। यस सर। ओके, अब आते हैं अवोगाड्रो बाबा। अब वो 6.023 टू द पावर -23 वाले अवोगाड्रो बाबा नहीं है, वो अवोगाड्रो नंबर था बेटा। ठीक है, अभी अवोगाड्रो बाबा है। इन्होंने कहा, मिटा रहा हूं, इन्होंने क्या कहा इसको भी देख लिया जाता है। अब देखो, अवोगाड्रो लॉ बोलता है अवोगाड्रो लॉ बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली proportional to the volume। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवोगाड्रो बाबा ने बोला कि अगर हम कांस्टेंट कर दें टेम्परेचर को बेटा, तो किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, वॉल्यूम के। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम निकालते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको किसी भी गैस का मास गिवन है और उस गैस का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, तो उसको जब अपॉन करोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा बेटा। ठीक है, तो इसका इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। ठीक है बेटा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। ये हो गया क्या, अवोगाड्रो लॉ। अब ये 3 लॉ आपके पास, 4 लॉ आ गए आपके पास। ठीक है बेटा, अब इन चारों लॉ को जरा लिख लो, तो फिर मैं आइडियल गैस इक्वेशन बता देता हूं। नोट इट डाउन फर्स्ट। नहीं, अभी कंबाइंड गैस इक्वेशन बताता हूं। हो गया बेटा, क्लास कंप्लीटेड। So just 1 minute. ओके बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम। So completed. चलो अब देख लेते हैं इन सबको एक साथ करके। अब हमारा अगला क्या है बेटा, कंबाइंड गैस इक्वेशन। याद रखना, अब कंबाइंड गैस इक्वेशन में बेटा हमें केवल इन 3 का काम है, बीसीजी का। अब देखो याद कर लो, बीसीजी के टीके होते हैं ना जो बच्चों के बाएं हाथ कंधे पे लगाए जाते हैं, बीसीजी का टीका। अब याद करना, कंबाइंड गैस इक्वेशन के लिए बीसीजी इस्तेमाल होंगे, बॉयल्स, चार्ल्स और जे ल्यूसैक। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीसीजी। याद रखना, ट्रिक है। बीसीजी का टीका जब लगता है तो कंबाइंड गैस इक्वेशन बनता है। ठीक है, कैसे, अब देखो कंबाइंड गैस इक्वेशन आपका क्या है बेटा, कंबाइंड गैस इक्वेशन।
जो हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन होता है वो होता है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ध्यान दो कैसे, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर चेंज होगा ये बढ़ेगा, यहां टेम्परेचर चेंज होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां देखो प्रेशर वॉल्यूम हमें मिल गया कहां से, बॉयल से। प्रेशर टेम्परेचर हमें कहां से मिल गया, गे-ल्यूसैक से। वॉल्यूम टेम्परेचर हमें कहां से मिल गया, चार्ल्स से। ठीक है, तो हमारा जो पूरा कंबाइंड गैस इक्वेशन बना जिससे 5 नंबर का सवाल आता है वो है आपका P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। और यह है हमारा पूरा का पूरा कंबाइंड गैस इक्वेशन। और याद रखना 3 नंबर और 5 नंबर का सवाल इस क्वेश्चन से पक्का आएगा। इज दैट क्लियर? इसको नोट करो बेटा, ये फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसको नोट करो। इसके बाद हम आते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर। नोट इट डाउन बेटा। इसके बाद सारे बच्चे जरा व्हाट्सएप पर आइए।